हमारी दुनिया, खेतों और चारागाहों की वसी दुनिया, जहां जमीन जिंदगी से मालामाल है और सूरज अपनी भरपूर रोशनी बिखेरता हुआ इसके साथ है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर मौजों से भरे हुए दरियाओं के दरमियान, झुलसते सहराओं से लेकर बर्फीले मैदानों के दरमियान, कुदरत ने हमें एक ऐसा खजाना अता किया हुआ है जो इंसानी जिंदगी के इर्तिका से हमारे साथ है और हमें खुशहाली की दास्तान सुनाने का मुंतज़िर है। ये एक ऐसी मुक़द्दस रिवायत है जो हमारे माशरे में नस्लों से चली आ रही है। मवेशियों की फार्मिंग महज आमदनी का जरिया ही नहीं बल्कि एक ऐसा जौहर है जो आपको अच्छी और खालिस खुराक मुहैया करता है। इन इक़दामात पर अमल करके आप अपने घर के पहलू में ही एक कुशादगी और फरावानी की दुनिया आबाद कर सकते हैं। हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग के इस अमल को अपनाएं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बीज बोएं। हमारी हरी भरी और कुदरती वसाइल से मालामाल जमीन पर मवेशी इंसानी जिंदगी की खुशहाली का एक निहायत फायदेमंद जरिया है। आज हम बात करेंगे घरेलू पैमाने पर लाइफ स्टॉक फार्मिंग के बारे में। लाइफ स्टॉक फार्मिंग घरेलू पैमाने पर इसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे गाय और भैंस के बारे में, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भेड़ों और बकरियों के बारे में, तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे घरेलू मुर्गबानी के बारे में। इन मवेशियों के इकसाम में गाय और भैंस एक उम्दा और तवाना किस्म है। इंसान का इससे पुराना रिश्ता है। इस जानवर ने इंसानी मईशत का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। इसका दूध और गोश्त इंसान की जरूरियात पूरी करता है और इसकी खाल इंसान को पोशाक मुहैया करती है और इंसानी मोहब्बत का एक खास हिस्सा इन मवेशियों का नसीब रहा है। पहले हिस्से में गाय और भैंस है। इसमें सबसे जो बड़ा मसला आता है, वैसे तो हम घरों में रखते हैं गाय और भैंसें, लेकिन उनकी इतनी पैदावार नहीं होती कि हम घरेलू ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ इजाफी जो है वो दूध बेचकर हम इसमें अपनी आमदन में इजाफा कर सकें। तो इसमें सबसे बड़ा मसला आता है इंतखाब में, कि हम अच्छी नस्ल के जानवर जो है उनका इंतखाब नहीं करते। इंतखाब में आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप लोकल नस्ल के जानवर रखना चाहते हैं तो उनमें पाकिस्तानी 2 नस्लें हैं, जिनमें साहिवाल और चोलिस्तानी, ये दोनों नस्लें हैं ज़्यादा दूध की पैदावार देने वाली। इसके अलावा क्रास नस्ल के ये दोगली नस्ल के जानवर वो भी अच्छी पैदावार देते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास जो हमारे बाहिर की नस्लें हैं, जिन्हें हम वलायती नस्लें कहते हैं। उसमें अगर आपके पास इतना सरमाया है तो आप फ्रीजियन नस्ल की और जर्सी नस्ल की ये दोनों गायें आप ख़रीद सकते हैं। और अगर भैंसों की बात करें तो भैंसों में नीली रावी एक जो है वो सबसे अच्छा दूध, सबसे ज़्यादा पैदावार में दूध देने की सलाहियत रखती है। अब इनकी खुराक के बारे में बात करते हैं। एक तो खुराक को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। पहला हिस्सा जो है इसका वो सब्ज़ चारा है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सब्ज़ चारा, बरसीम, लहसुन, जवार, बाजरा जो भी है आप ये इससे पूरा करें। दूसरे में ये है कि आप दूध की पैदावार के हवाले से फिर इनको वंडा और खुश्क चारा जो है भूसा आप ये खिलाएं ताकि इनकी पैदावार बेहतर हो सके। अब देखभाल के बारे में बात करेंगे, कोई ख़ास इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने ये कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है। फिनाइल या डेटोल वगैरह का सोल्यूशन बना के हफ्ते में एक बार सफाई आपने अपने बाड़े की या जहाँ पे जानवर आपने रखे हुए हैं उनकी सफाई लाजमी करनी है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होती हैं जिनसे बचाव के लिए आपने इन्हें हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाने होते हैं। मिसाल के तौर पर मुँह खुर है, गलगोटू है और लंपी स्किन डिजीज़, ये 3 बीमारियों के बारे में ख़ास तौर पर आपने इन्हें लाजमी तौर पर हिफाजती टीकाजात लगवाने हैं, खा वो आपके पास गाय हो या भैंस हो। हिफाजती टीकाजात इनकी सेहत के लिए बहुत अहम है।
भेड़ और बकरियां इंतहाई आजिज और गुलों की शक्ल में निहायत ही खूबसूरत नजर आने वाले ये मवेशी भी इंसानी खुशहाली का एक अहम जरिया है। हम भेड़ से ऊन हासिल करते हैं और बकरी की चमड़ी से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं, जो हमारी सनतों के लिए जरूरी है। इनका दूध और गोश्त भी गाय और भैंसों की तरह हमारी खुराक का अहम हिस्सा है। इनको पालना भी गाय और भैंसों के मुकाबले में आसान होता है। इनके अखराजात भी निस्बतन कम होते हैं, इसलिए तिजारत के हवाले से इस जानवर की परवरिश निहायत ही सूदमंद है। भेड़ बकरियां जो हैं हमारा इनका पालने का एक ही मकसद होता है गोश्त का असूल, क्योंकि दूध की पैदावार इनकी इतनी कम होती है कि आप घर की ज़रूरत ही बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। क्यों आज अगर हम देखें तो गोश्त के हवाले से मटन जो है वो सबसे महंगा तरीन है। तो अगर आप भेड़ बकरियां पालते हैं, अगर आपके पास इतना सरमाया नहीं है कि आप गाय भैंस खरीद सकें, तो भेड़ बकरियां आप आसानी से पाल सकते हैं। इनके लिए इतनी ख़ास देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इन्हें घर में पालें, आप दिन के टाइम इन्हें चराने के लिए बाहर ले जाएं और आप दूसरे टाइम के लिए इनको थोड़ा बहुत राशन जो है घर में बनाकर गंदों का दलिया, मकई का दलिया और इसके साथ जो है कोई ताकत के लिए मिनरल मिक्सचर वगैरह मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए भी हिफाजती टीकाजात होते हैं, PPR, अंतड़ियों का जहर और मुँह खुर, ये 3 बीमारी हैं जिनसे आपने इनको लाजमी हिफाजती टीकाजात लगवाने होते हैं। मुर्गियों की आवाजें अक्सर देही इलाकों में सुनने को मिलती हैं। इनकी अहमियत न सिर्फ खुराक के लिए है, बल्कि ये आपके घर के अखराजात कम करने में भी काफी मददगार साबित होती हैं। एक मुर्गी साल में 150 से 200 अंडे देने की सलाहियत रखती है और इसके गोश्त की मांग भी सबसे ज्यादा है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे घरेलू मुर्गबानी के बारे में। घरेलू मुर्गबानी, वैसे तो हम घरों में मुर्गियाँ रखते हैं, देसी मुर्गियाँ हैं। अगर देसी मुर्गियों को देखा जाए तो उनमें जो है 50 से 60 अंडे वो मुश्किल से देती हैं, उसके बाद वो कुड़क हो जाती हैं। अगर हम इनकी जगह पे उन मुर्गियों का इंतखाब करें जो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देती हैं, मिसाल के तौर पर गोल्डन मुर्गियाँ हमारे पास, ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप या काली मुर्गियाँ हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास मिस्री मुर्गियाँ आती हैं, या इनमें गोल्डन मिस्री का क्रॉस भी आती हैं। अगर हम अंडों की पैदावार के हवाले से बात करें तो गोल्डन और ऑस्ट्रोलॉप जो मुर्गियाँ हैं तकरीबन 250 से 270 अंडे एक साल में दे सकती हैं, और इसके साथ जो मिस्री मुर्गियाँ हैं 170 से 180 तक अंडे दे सकती हैं। और इनके अंडे की साख्त जो है और बैरूनी रंग जो है वो देसी अंडे की तरह होता है, और अंदरूनी तौर पर भी बिल्कुल देसी अंडे की तरह होता है। तो आप देसी अंडे के तौर पर इसे बेच सकते हैं। घर में 3-4 अंडे ज़रूरत के लिए आप इस्तेमाल करें। जो इजाफी अंडे हैं आप उनको बेचकर अपने आमदन में भी इजाफा कर सकते हैं। इनके लिए आपने हिफाजती टीकाजात में एक रानीखेत बीमारी होती है जिसे न्यूकासल डिजीज़ या ND भी कहते हैं, तो आपने इससे हिफाजती टीकाजात आपने लाजमी लगवाने। हर 2 माह के बाद आपने इसे रिपीट करना है। अगर कोई मुर्गी अगर अंडे देना छोड़ देती है तो आपने उसकी जगह पे नई मुर्गी लेके आनी है। तो एक मुर्गी ये आपने नहीं रखनी जो अंडे नहीं दे रही, उसकी जगह पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है। और लाजमी तौर पर हर 2 माह बाद आपने इन्हें हिफाजती टीकाजात दोहराने हैं। इनकी खुराक की अगर बात करें तो खुराक के हवाले से आपने घरेलू जो है किचन की बची हुई सब्जियां, फलों के छिलके, और इसके अलावा एक टाइम के लिए आप घर पे कोई भी राशन आप बना सकते हैं। जैसे बाजरा हो गया, 1 किलो बाजरा ले लें, 1 किलो टोटा चावल ले लें, 1 किलो मकई का दलिया ले लें। ये 3 चीज़ें किलो के हिसाब से मिक्स करें और इसके अंदर 3 किलो की आपकी खुराक बन जाएगी। और इसमें आपने 3 से 4 चम्मच जो है नमक के मिक्स कर लें, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी खुराक बन जाएगी। तो आपने शाम को असर के बाद या जैसे भी मुर्गियां बंद करने का टाइम उससे थोड़ा सा पहले आपने ये थोड़ी सी खुराक 30 से 40 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से आप इन्हें डाल दें, तो इनकी एक ज़रूरत यहाँ से भी पूरी होती रहेगी, और दूसरी जो है आप जो है किचन के जो आपका वेस्ट है वो भी ज़ाया नहीं जाएगा, वो भी मुर्गियाँ खा के आपको डेली की बुनियाद पर जो है अंडे देंगी, और इससे आप अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं। छोटा सा एक मेरे पास एरिया था, ऑलमोस्ट 5 कनाल की जगह थी। उस पे मैंने सबसे पहले पोल्ट्री का सेटअप स्टार्ट किया। मैंने कुछ एग्जॉटिक ब्रीड के चिक्स लिए, उनकी वहाँ पे रेयरिंग की। देन मेरे पास जब वो ब्रीडर तैयार हो गया तो उनके फर्टाइल एग से मैंने अपना एक छोटा सा हैचरी का सेटअप बनाया, हैचिंग करनी शुरू की, फिर उनका ब्रूडिंग रूम बनाया। मेरे पास इस तरीके से मैं अपनी उस एफ़र्ट को मल्टीप्लाई करती गई, और वो मोटिव यही था
कि अच्छे हेल्दी मीट और एग्स आपको मिल जाएंगे ना। प्लस जब यहाँ तक मेरी एफ़र्ट पहुँची तो फिर वो ये है कि जब एक स्टेप से आप दूसरे पे जाते हैं तो देन फर्दर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी ना आगे मल्टीप्लाई करना शुरू करें। फिर मैंने एक रेंटेड शेड लिया, वहाँ पे कुछ अपने बर्ड्स तैयार किए। कस्टमर्स मेरे पास आए। कस्टमर्स के अलावा जो ख़वातीन थी ना, उनके लिए मैं एक बहुत मोटिवेशनल सोर्स थी कि वो देख रही थी कि एक औरत वो वाला एक मेल डोमिनेटिंग सेक्टर में है, काम कर रही है, पोल्ट्री का अपना सेटअप है, बर्ड हैं, हैचिंग कर रही है। तो बस इस तरीके से स्टेप वाइज इस चीज़ को आगे चलाते चलाते देन ये फार्म लैंड थी, इसको थोड़ा बहुत डेवलप किया, यहाँ पे शेड बनाए, यहाँ पे कुछ बर्ड्स लेके आई, फ्री रेंज एरिया है उनके लिए। बस उस सारे में जो मेन चीज़ थी, मेन एम ये था कि अपने आप को भी सपोर्ट करना फाइनेंशियली भी, प्लस ये कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, उसके साथ साथ लोगों के लिए और स्पेशली ख़वातीन के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन स्टोरी तैयार करना कि वो अपने घर के लेवल पे भी अगर काम कर रही हैं तो वो मुझसे गाइडलाइन लेके या मेरे सेटअप को देके अपना एक स्मॉल स्केल पे सेटअप स्टार्ट कर सकती हैं। बचपन में मैंने अपने घर में 2 बकरियां पाली हुई थी। टाइम के साथ साथ घर वालों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घर वाले थोड़ा सा कहते थे कि पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मैंने उनको मैनेज किया और बकरियां पहले मेरे साथ कल को जो मेरे साथ थी 2 बकरियां मैंने संभाली हुई थी, लेकिन ख्याल रखती थी उनका। लेकिन अब जाके मेरे पास 5 बकरियां हैं और जाके मैं पहले 3-4 मेरे पास मुर्गियां थी, अब जाके मेरा फार्म है मुर्गियों का। और उसके घर का ये फ़ायदा होता है रखने में कि मुझे एक तो प्रॉपर साफ़ ग़िज़ा मिलती है, घर वालों को ग़िज़ा से आप साफ़ मिलती है, और साथ में जो हमारे मोहल्ले में लोग होते हैं उनको भी साफ़ ग़िज़ा मिलती है। ये नहीं कि अगर मैं अंडे घर में मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो वो मैं अपने लिए भी रखती हूँ, फैमिलीज़ को भी देती हूँ, और साथ में अगर मोहल्ले वालों को चाहिए होती है उनको भी प्रोवाइड करती हूँ। और साथ में मुझे बकरियों का ये फ़ायदा होता है कि मुझे साफ़ दूध मिलता है। सबसे बेस्ट बात ये है, मुझे देसी घी मिलता है, मुझे उससे दूध मिलते हैं, मुझे उससे दही मिलता है, मुझे उससे लस्सी मिलती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने लिए भी रखती हूँ, फैमिलीज़ को भी देती हूँ, और साथ में आसपास लोगों को जो ज़रूरत होती है तो उनको भी प्रोवाइड करती हूँ। वक्त के बदलते तकाजे इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम अपने घरों में इन मवेशियों के लिए बेहतर तरीके से काम करें। ये जानवर इंसानी जरूरतों को पूरा करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन जानवरों के रहने सहने और इनकी खुराक का खास ख्याल रखें।